नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि वरंडे है और अपने नए चैनल का नाम है क्राइम की स्टोरी। तो दोस्तों, ये अपना नया चैनल है और इस नए चैनल पे ये अपना पहला वीडियो है। दोस्तों, आज की ये कहानी उस केस पर आधारित है जब तक अपराधी को फांसी नहीं दी गई तब तक लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। लेकिन फांसी देने के कुछ ही दिन बाद अपराधी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आई जिससे लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। आइए आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। उससे पहले आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट्स की एक सोसाइटी थी और इसी सोसाइटी के तीसरे मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया नागरदास पारेख थे। उनकी पत्नी का नाम यशोमती था। नागरदास और यशोमती को दो बच्चे थे, एक लड़का भावेश पारेख और एक लड़की हेतल पारेख। साल 1987 में ये परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर रहने लगा था। नागरदास का ज्वेलरी का बिजनेस था जो कि कोलकाता में अच्छा खासा चल रहा था और उनकी बेटी स्कूल में पढ़ती थी जो कि कोलकाता बाज़ार में ही पढ़ता था। लेकिन पारेख फैमिली का अपार्टमेंट्स के अंदर आने से पहले ही 1987 में एक सिक्योरिटी एजेंसी ने सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया गया था। उसका नाम धनंजय था। धनंजय वहाँ मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता था। 6 बजे से लेकर 2 बजे तक उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी और सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था। और उधर पारेख फैमिली का भी सब कुछ ठीक चल रहा था। नागरदास और उनका बेटा दुकान संभालते थे, माँ हाउसवाइफ थी और हेतल स्कूल में पढ़ती थी। 1987 में धनंजय ने एक लड़की के साथ शादी की। उसका नाम पूर्णिमा था। वो आंगनवाड़ी में एक वर्कर थी। वो 1200 रुपये पर महीना पर कमाती थी। धनंजय ने पूर्णिमा से ये कहकर शादी की थी कि वो बीएसएफ का जवान है। शादी के कुछ दिन बाद पूर्णिमा को पता चला कि धनंजय बीएसएफ गार्ड नहीं है, वो आनंद अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी का जॉब करता है। लेकिन अब क्या ही फ़ायदा, शादी तो हो चुकी थी। तो पूर्णिमा ने फैसला किया कि सब कुछ भुलाकर अच्छे से रहे। और अब 1990 का साल शुरू हो चुका था। नागरदास की बेटी हेतल पारेख 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास उसका बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हुआ। सुबह 7:30 बजे वो एग्ज़ाम के लिए निकलती थी। उसका ICS बोर्ड का एग्ज़ाम था और दोपहर को 1 बजे तक एग्ज़ाम ख़त्म करके वो घर आती थी। लेकिन 2 मार्च को घर आई तो अपने माँ से कहती है, वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, वो मुझे गंदी नज़र से देखता है और गंदे गंदे कमेंट पास करता है। यशोमता ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर 3 मार्च को हेतल एग्ज़ाम से घर आती है तो बताती है कि माँ, आज फिर वो मुझे गंदी नज़र से देख रहा था और मुझे पिक्चर के लिए भी पूछा। इस बार हेतल की माँ को गुस्सा आया। शाम को जब हेतल के पिता नागरदास घर पर आते हैं तभी यशोमती सारी बातें अपने पति को मतलब नागरदास को बताती है और ये सब सुनकर नागरदास को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसी समय सोसाइटी के हेड से कंप्लेन करते हैं। सोसाइटी मेंबर के कंप्लेंट की वजह से ध्यान में रखते हुए धनंजय को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं और 5 मार्च को आनंद अपार्टमेंट्स में दूसरे सिक्योरिटी को आना था और धनंजय को दूसरी जगह पे जाना था। लेकिन धनंजय 5 मार्च को दूसरी जगह पे नहीं गया और आनंद अपार्टमेंट्स में ही अपनी ड्यूटी के टाइम पे यानी कि 6 बजे आ गया। और पारेख फैमिली की बात करें तो सुबह नागरदास और उनका बेटा दुकान के लिए चले गए। हेतल अपने एग्ज़ाम के लिए 7:30 बजे चली गई और यशोमता घर पर ही थी। दोपहर के ठीक 1 बजे हेतल अपना एग्ज़ाम दे के वापस घर आती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन हर रोज़ की तरह शाम के 5 बजे हेतल की माँ पास के मंदिर में पूजा करने जाती है। यानी अब 5 बज रहे थे और धनंजय की ड्यूटी दोपहर के 2 बजे ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन वो घर नहीं गया था। नाइट सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे।
यानी धनंजय अब ऑफ ड्यूटी हो चुका था। उसने गार्ड रूम में अपने कपड़े चेंज करके बैठा था। उसने ग्रीन कलर का शर्ट और पैंट पहनी थी। और एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 5:20 पे हेतल की माँ मंदिर से वापस आती है और धनंजय ने उसको जाते हुए भी देखा था। 5:25 पर धनंजय अपने साथी से कहता है, मैं 3rd फ्लोर पे जा रहा हूँ। तो नाइट सिक्योरिटी ने ऊपर जाने का कारण पूछा तो धनंजय ने बोला कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से मिलना है और उनको बताना है कि मैं जल्द ही नई जगह ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। उसके बाद धनंजय लिफ्ट से होके 3rd फ्लोर पे चला जाता है और हेतल पारेख का घर इसी लाइन में था। तभी 5:25 पर सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर आनंद अपार्टमेंट्स में आते हैं और नाइट सिक्योरिटी से पूछते हैं कि नए सिक्योरिटी ने यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की। तब नाइट सिक्योरिटी कहता है कि नहीं सर, अभी तक तो यहाँ धनंजय ड्यूटी कर रहा है। मैनेजर ने उससे पूछा, धनंजय कहाँ पे? तब नाइट सिक्योरिटी कहता है कि वो 3rd फ्लोर पे किसी पर्सनल काम से गया है। तब मैनेजर उसे बोलते हैं, जाओ उसको बुला कर लेके आओ। तब नाइट सिक्योरिटी आनंद अपार्टमेंट से बाहर होकर उसको आवाज़ देता है। तब धनंजय किसी खिड़की में आकर कहता है, क्या हुआ? तब नाइट सिक्योरिटी कहता है कि मैनेजर सर आए हैं, तुमको नीचे बुला रहे। तब धनंजय तुरंत कहता है, ठीक है मैं नीचे आता हूँ। और धनंजय तुरंत नीचे आ जाता है। और उस समय टाइम हो रहा था 5:45। जब धनंजय नीचे आता है तब मैनेजर सर उसके कंधे पे हाथ रख के उससे बात करते हैं। उसको पूछते हैं कि तुम्हें तो आज दूसरी जगह पे रिपोर्ट करना था, क्यों नहीं गए? तब धनंजय उससे कहता है कि मेरे कुछ निजी कारणों की वजह से मैं वहाँ पे नहीं गया, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही वहाँ पे ज्वाइन करूँगा। उन दोनों में और कुछ बातें होती है। उसके बाद मैनेजर निकल जाते हैं और अब टाइम हो रहा था 5:50 और हेतल की माँ मंदिर से होके आनंद अपार्टमेंट में वापस आती है। वो लिफ्ट से होकर 3rd फ्लोर पे जाती है और अपने अपार्टमेंट का बेल बजाती है। उसके बाद वो इंतज़ार करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। जब कई बार बेल बजा कर भी दरवाज़ा ओपन नहीं होता तो यशोमता ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है, फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अभी तक यशोमती ने ज़ोर से दरवाज़ा खोलने का प्रयास करती है, तभी उसी आवाज़ से आजू बाजू के पड़ोसी वहाँ पे आ जाते हैं और सभी मिलकर दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करते हैं। और दरवाज़ा खुल जाता है और हेतल की माँ अंदर आती है। उसके साथ कुछ पड़ोसी भी आते हैं। रूम के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। यशोमती तुरंत अपने बेटी के रूम में मतलब हेतल के रूम में चली जाती है, लेकिन अंदर आते ही उसकी चीख निकल गई क्योंकि अंदर हेतल पारेख लहूलुहान होकर पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। हेतल की माँ ने तुरंत नागरदास को टेलीफोन लगाया और सारा बताया। नागरदास और उनका बेटा तुरंत घर आ गए और धीरे धीरे एक खबर सारे बिल्डिंग में फैल गई और लोगों का घर आना चालू हो गया। रात के 9 बजे पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आनंद अपार्टमेंट्स में आ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस घर की छानबीन करती है। इसके दौरान पुलिस को एक ग्रीन कलर का बटन मिलता है जो कि शर्ट का था और एक गले की चेन मिलती है। इस चेन को देखकर पड़ोस में काम करने वाली सर्वेंट कहती है कि ये मेरी है। यहाँ आने के बाद भीड़ की वजह से वो गिर गई होगी। इसके अलावा पुलिस को और कुछ छोटे बड़े सबूत मिल जाते हैं। 6 मार्च को पुलिस पूछताछ चालू करती है। हेतल के पिता कहते हैं कि मेरे बेटी को धनंजय नाम का सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था और इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट भी सोसाइटी में दर्ज की थी। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र भी किया था, लेकिन 5 मार्च को वो वापस इधर ही ड्यूटी पे आया था। उसको दूसरी जगह जाना था लेकिन वो नहीं गया और इधर ही आया। मुझे शक है कि इसके पीछे उसी का हाथ होगा। पुलिस की एक टीम धनंजय को ढूंढने के लिए शुरू करती है,
लेकिन वो किधर भी नहीं मिलता। तब हेतल की माँ से पूछताछ की जाती है। वो भी वैसा ही बताती है जैसा हेतल के पापा ने बताया था। जब पुलिस ने लिपमैन से पूछा तो बताता है कि उसने धनंजय को जाते हुए नहीं बल्कि नीचे आते हुए देखा था। पुलिस उसको पूछती है कि कितने बजे ऊपर गया था, तो लिपमैन कहता है मालूम नहीं, क्योंकि उस टाइम वॉशरूम गया था। लेकिन हेतल के माँ ने अपने बयान में कहा था कि लिपमैन ने उसको बताया कि धनंजय उनके अपार्टमेंट में गया था। लेकिन लिपमैन बोल रहा है कि टाइम वो वॉशरूम गया था। इसका मतलब हेतल की माँ झूठ बोल रही है। अब पुलिस नाइट वाले सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है तो उसमें वो बताता है कि ठीक 5:25 पे धनंजय ऊपर गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे मैनेजर सर आए थे तो मैंने धनंजय को आवाज़ लगाई थी। उस टाइम पे टाइम हुआ था 5:45। अब पुलिस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट्स में बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है तो उसमें कुछ और बातें भी सामने आती है। उन्होंने बताया कि धनंजय को 5 मार्च को नई जगह पे जाना था, लेकिन धनंजय के कुछ पर्सनल कारणों की वजह से वो नए लोकेशन पे नहीं गया, यही आनंद अपार्टमेंट में ही वापस आया। धनंजय बताता है कि उसको रात को गांव निकलना था, तो इसलिए वो पूरा सामान लेके काम पे आया था। उसका प्लानिंग ये था कि वो पूरा दिन ड्यूटी करेगा और रात को यहाँ से सीधा गांव चला जाएगा। इसलिए उसने साथ में अपनी बैग भी लाई थी। उसके पास और कुछ समय था तो इसलिए उसने थिएटर में जाके कोई मूवी देख ली। उसके बाद वो गांव के लिए निकल पड़ा। इधर हेतल के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया था। उसमें था कि हेतल के शरीर पर चाकू के वार थे। सबसे पहले हेतल का गला घोटा गया था और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए गए थे। 5 मार्च को एक घटना हो गई थी और 12 मई यानी 2 महीने के बाद पुलिस ने धनंजय के गांव में जाकर उसको अरेस्ट करती है। उसके बाद घर की तलाशी भी ली जाती है। उसमें पुलिस को ग्रीन कलर का कपड़ा मिल जाता है जो धनंजय ने घटना के दिन पहना था। तलाशी के दौरान पुलिस को वो घड़ी भी हाथ लग जाती है जो धनंजय ने घटना के दिन हेतल के घर से चुराया था। अभी आपके मन में एक कहानी तैयार हो चुकी होगी कि धनंजय 3rd फ्लोर पे गया, वो हेतल के घर के अंदर गया। पहले उसने हेतल का गला दबाया, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध किए, फिर उसको मार के वो चला आया। फिर उसने बैग साथ लाई थी तो उसने कपड़ा बदल लिया। यही कहानी हर सोशल मीडिया पे हर अलग अलग तरीके से दिखानी चालू हो गई और यही कहानी हर दुनिया वाले देखने लगे। इससे सभी लोगों को गुस्सा आया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने 16 साल के मासूम लड़की के साथ ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया। लोग सड़कों पर उतरे, फांसी दो फांसी दो फांसी दो के नारे लगाने लगे। लेकिन एक केस कोलकाता के डिटेक्टिव के पास दिया जाता है। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है। उसके ऊपर हत्या और चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। चोरी का आरोप इसलिए क्योंकि उसने घड़ी चुराई थी। पुलिस को कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं मिला था जिसने धनंजय को हेतल के रूम में जाते हुए देखा हो या फिर बाहर आते हुए देखा था। क्राइम पर जो चेन मिली थी वो पास में काम करने वाले सर्वेंट की थी और जो बटन क्राइम सीन पे मिला था उसको धनंजय के शर्ट से मैच कराया जाता है। लेकिन फॉरेंसिक टीम कंफ्यूज थी कि ये बटन उसी शर्ट का था या किसी दूसरे का था। जैसे केस कोर्ट में जाता है तब सभी गवाह पलटना चालू हो जाता है। सबसे पहले जो चेन हेतल के घर में मिली थी वो सर्वेंट कहता था कि ये मेरी थी लेकिन मैंने धनंजय को गिफ्ट में दी थी। ऐसे करते करते सब गवाह अपने गवाह से मुकर चुके थे। सबका यही कहना था कि धनंजय हेतल के घर पर आया होगा और उसने हेतल का कत्ल किया होगा। और पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इस तरह की कि जो गवाह ने बताया था उसके आधारित उन्होंने तैयार की थी। धनंजय बार बार कहता रहा कि मैंने हेतल का खून नहीं किया और ना कि मैं किसी का कत्ल करने का सोच भी सकता हूँ, लेकिन किसी ने उस पर बिल्कुल ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। इधर अलीपुर स्टेशन कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दी। फिर ये मामला कोलकाता के हाई कोर्ट में गया
वहाँ पे भी कुछ दिन चला। वहाँ पे धनंजय को फांसी की सज़ा ही सुनाई गई। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला। वहाँ जज का कहना था इस आदमी का काम लोगों की सुरक्षा करना था, लेकिन उसने गलत किया, इसलिए वहाँ से भी उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उस समय भी धनंजय यही कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इसके बाद 25 जून 2004 को फांसी देने का दिन चुना चुना गया, लेकिन एक दिन पहले मतलब 24 जून को धनंजय ने प्रेसिडेंट के पास मर्जी पिटीशन भेज दी, जिसके वजह से फांसी की तारीख बदल दी। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट ने धनंजय की मर्जी पिटीशन को रद्द किया। ये तो जाहिर बात थी, जिस आदमी ने 16 साल के बच्चे के साथ ऐसा घिनौना कार्य किया है, उसकी मर्जी पिटीशन कैसे स्वीकार करे। मर्जी पिटीशन के रिजेक्ट होने के बाद फांसी की तारीख, टाइम, जगह ये सब तय कर दिया और वो था 15 अगस्त 2004 सुबह 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में। अब धनंजय के फेवर में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लोग खड़े हो गए कि किसी भी इंसान के पास किसी भी इंसान को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अब धनंजय के लिए भी बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट करने लगे, लेकिन इस सभी पे किसी का ध्यान नहीं गया और इस पे किसी का कोई असर नहीं हुआ। 15 अगस्त 2004 के सुबह ठीक 4 बजे धनंजय को उठाकर नहलाया जाता है, उसको नए कपड़े दी जाती है और फांसी वाली जगह पे वो पुलिस ले जा रहे थे। तभी धनंजय के एक पुलिस वाले से कहता है कि क्या मेरे फांसी के बाद भी एक केस का इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा, असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। पुलिस वाला उसे कुछ नहीं कहता और ये सब लोग फांसी वाले कमरे में पहुंच गए थे और उसके बाद सारी औपचारिकता पूरी की जाती है। वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद थे और धनंजय को नाता मलिक जल्लाद को दिया गया। धनंजय आखिरी टाइम भगवान से यही प्रार्थना करता है कि उसका घर और परिवार सुखी रहे और धनंजय जाते समय यही कहता रहा कि मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ठीक 4:30 पे धनंजय को फांसी दी जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर धनंजय के पास जाते हैं देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर गया। फिर डॉक्टर कंफर्म करते हैं और सबको बताते हैं। फिर उसको फांसी से नीचे उतारा जाता है। धनंजय को बॉडी को लेने के लिए उसके घर से कोई नहीं आया था, क्योंकि सबको लगता है कि धनंजय क्रिमिनल था। और फिर जेल के अथॉरिटी ने धनंजय का अंतिम संस्कार किया। अब एक केस खत्म हो गया था, सब कुछ शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस केस को सभी लोग विक्टिम के एंगल से देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो धनंजय के एंगल से भी देखना चालू करते हैं। धनंजय ने बताया था कि वो थर्ड फ्लोर पे गया तो था, लेकिन वो हेतल के घर नहीं गया था। कभी कभार लोग उसको मेंटेनेंस का छोटा बड़ा काम करने के लिए बुलाते थे। जो काम उससे होता था वो करता था और जो नहीं होता वो बाहर से ठीक करवा के लाता था। ये उसने उसके इंटरव्यू में बताया था। लेकिन और एक कहानी थी जिस पर बाद में सबका ध्यान पड़ा कि धनंजय फांसी वक्त भी कभी जुर्म स्वीकार नहीं किया था। कुछ साल बाद फॉरेंसिक्स ने बताया धनंजय के शर्ट कोई खून का निशान नहीं था। इसके मामले में फिंगरप्रिंट्स का भी होना बहुत जरूरी था, लेकिन शर, शरीर पे कोई भी धनंजय का फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलता है। हेतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन वो चाकू अभी तक नहीं मिला। बात करते हैं गवाह की, तो पहला गवाह नाइट सिक्योरिटी था, जिसने दावा किया था कि 5:45 पर धनंजय को आवाज़ दी थी और उसने नीचे झांका था। एक और था लिपमैन, उसने भी अपना बयान बदला था और वो बोला था कि धनंजय को 5:45 पर उसने नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते हुए नहीं देखा था। दोनों गवाह की बात करें तो ये आसपास भी नहीं मिलती, क्योंकि दूसरा गार्ड कहता था कि जब उसने धनंजय को आवाज़ दी तो वो तीसरे मंजिल से उसने नीचे झांका था, जबकि हर माले पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, यानी वहाँ से कोई नीचे झांकेगा तब भी नीचे वाले को नहीं देखेगा, क्योंकि वहाँ पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी।
हेतल की माँ ने और सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि वो 5:20 पे मंदिर गई थी, लेकिन जब लिप मैन से पूछा जाता है तब वो कहता है कि 4:10 हुआ था। और एक ही गवाह के अनुसार धनंजय 5:25 पर ऊपर गया था और 5:45 पर बाहर भी आया था, यानी कि पूरे काम को अंजाम देने के लिए उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे। और इसी के बीच उसको जब वो पुकारा तब वो झाँक कर भी आवाज़ दिया था और तुरंत नीचे आया था। धनंजय के घर से बरामद की गई घड़ी को लेके भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि धनंजय की घड़ी और चोरी की हुई घड़ी, उसमें बहुत सारे अंक में डिफरेंस थे। घटनास्थल पे जो खून मिले थे उसका और धनंजय के खून का कोई मैच नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्स के लिए जो बताया गया था, लेकिन रेप के लिए ऐसा कुछ नहीं उसमें दिया गया था। एक सवाल ये भी होता है कि अगर हेतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी, तो धनंजय को अंदर आने क्यों दिया? जब हेतल की माँ घर पूछी तो दरवाजा अंदर से बंद था, ना कि बाहर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय अंदर से दरवाजा कैसे बंद कर सकता है? और हेतल तो मर चुकी थी, उसने दरवाजा कैसे लगाया होगा? एक बात ये भी है सामने आती है कि धनंजय के खिलाफ जिस गार्ड ने गवाह दी थी, उसके खिलाफ ही धनंजय ने कुछ दिन पहले सुपरवाइजर के पास कंप्लेंट की थी। घटना होने के बाद हेतल की माँ हेतल को डॉक्टर के पास लेके जाती है, जबकि वो पहले से मर गई थी। फिर उसके बाद पुलिस को इसके बाद 3 घंटे बाद क्यों बताया गया? सुनवाई के बाद हेतल के माँ ने शहर क्यों छोड़ दिया? और कई बार तो ट्रायल में भी नहीं आई। और जल्दी हेतल के पिता और उसके भाई ने शहर क्यों छोड़ा? धनंजय के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की थी, उसकी कॉपी कहीं कभी कोर्ट में पेश ही नहीं की। सबूतों को अदालत में पेश किया तो उस पे किसी चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी को सहमत करते रहेंगे। ये गलत नहीं है, क्योंकि धनंजय गुनहगार था, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि ना एक इंसान का बनाया हुआ कंसेप्ट है, यानी कुछ गलत हो तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन झूठ की भी एक कंसेप्ट है। किसी इंसान के कहने पर किसी को हम दोषी ठहरा नहीं सकते। इससे किसी गुनहगार को छूट और किसी मासूम को फांसी मिल सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।